हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में और आज का ये समीक्षात्मक वीडियो है जो दिन भर का और खासकर जो आज जो शिक्षा मंत्री बयान दिए हैं। सदन चल रहा, तीसरा दिन है शीतकालीन सत्र बिहार में और बिहार में 7वां चरण का मुद्दा कुछ ज़्यादा ही गरमाया हुआ है और इस सभी के लिए आपको जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को बधाई हो और शुभकामनाएं कि आपने इतना मेहनत किया और आपका कहीं न कहीं ये मेहनत आज हमेशा आप प्रत्येक घंटा पर देखते हैं किसी न किसी न्यूज़ चैनल पे आपका मुद्दा चल रहा है। यहाँ 38 जिला के सीटेट बीटेट और साथ में स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह आप शांतिपूर्ण तरीके से, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप खुद समझदार हैं, अगर आंदोलन नहीं करते, मान लीजिए 13 दिसंबर को आंदोलन हुआ तो कुछ होता? कुछ नहीं होता। तो ये बात आप भी समझते हैं और हम भी आपको बताना चाहते हैं, आंदोलन ही एक लास्ट उपाय होता है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, आपको अहिंसात्मक तरीके से आपको आंदोलन करते रहना है। ठीक है, बाद बाकी आप खुद समझदार है। एनीवे, तो आज के जो शिक्षा मंत्री आज उन्होंने फिर से बयान दिया है, कुछ मुद्दों पे उन पे ही बात करेंगे और बाद बाकी आप देख सकते हैं। ये नया वेतन का मामला उठा है, नियमावली, और इसी महीने कुछ होने वाला है। आंदोलन से रिलेटेड जितने भी है, 7वां चरण बहाली कब, पूरा बिहार पूछता है, सदन में पूछा भी जा रहा है। हमारे बीजेपी, माले, जितने भी विधायक हैं, सहयोगी दल, उसमें से पूछ ही गए। और डीएलएड वाला मामला क्या चल रहा है, क्या बिहार में एलिजिबल है कि नहीं, इस पर मैंने वीडियो भी बना चुका हूँ और फिर से मैं बोलना चाहूँगा। और बीएड 1 to 5 में वैलिड रहेगा कि नहीं, इन तमाम टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं। अगर वीडियो में अभी तक बने हुए वीडियो अगर वाकई में अच्छा लगता है तो आपका लाइक शेयर बनता है और साथ में सब्सक्राइब, जिससे मुझे मोटिवेट हो, आपके लिए मैं आवाज़ उठा सकूँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं मुद्दा पे। मुद्दा क्या है? पहला, नए वेतन पे होगा शिक्षक बहाली। नए वेतन पे होगा शिक्षक बहाली, यानी अभी देखे होंगे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का ही बहाली होना है, तो वो हो, या 7वां चरण के जो भविष्य के भावी शिक्षक है। अब भविष्य में अगर शिक्षक बनते हैं तो तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं और शिक्षक बन जाते हैं तो आप सभी का अब वेतन बढ़ेगा। चूंकि मैं आपको बता दूं, पहले 21% शिक्षा पे बजट था, लेकिन अब 5%, लगभग 4% बढ़ा के 25% कर दिया गया है। तो अब जिनकी भी बहाली होगी, बहाली या अभी तो चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन इसी तरह आप प्रयास करते रहिए। अगर बहाली होती है आप लोग की, बहुत जल्द होगी, जल्द हम चाहते हैं हो जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं आप भी मुझे ये कहें कि नहीं सर, सर हमेशा हमारे साथ खड़े थे और रहेंगे, हमेशा थे, हैं और रहेंगे आपके साथ। लेकिन जब आपकी बहाली होती है तो आपका वेतन भी बढ़ेगा, पहले जितना वेतन था उससे कुछ अब बढ़ेगा, क्योंकि बजट में जब अब 4% बढ़ाया गया है तो इसका असर वेतन पर भी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, अगर बहाली जब होती है, अगर वेतन भी बढ़ता है तो सभी के लिए ये गुड न्यूज़ है। ठीक है, लेकिन पहले बहाली कब, मुद्दा उठता है बहाली कब। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, 70,000 फर्जी शिक्षकों की जाएगी नौकरी। ये बहुत मामला गरमाया हुआ है, आपने न्यूज में भी देखा होगा, और शिक्षा मंत्री ने साफ, और मुझे बहुत अच्छा लगा और सटीके में जवाब दिया कि भैया, चूंकि जब डिग्री जांच हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कितना है ये, 77,000, यानी 70,000 से भी ज़्यादा, 7,000 ज़्यादा, यानी 70,000 फर्जी शिक्षक अभी बिहार में है। तो इसकी जिम्मेवार कौन है? 2005 से बहाली हुआ, 2005 में जब नीतीश जी पहली बार सरकार में बने तो उस समय बहाली हुआ था। उस समय बहाली कैसी होती थी बताइए? मुखिया के अंदर में, सचिव के अंदर में। तो वो लोग क्या करते थे अपने पंचायत में, अपने अपने फुआ की बेटी को, तो अपनी पुतौह को, सबको बहाल कर दिए। ये सब गलत काम किया गया, किनके द्वारा? जो पंचायत नियोजन इकाई है, अब उसको भी खत्म करने का प्रोग्राम हम बोलने वाले हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में बोला है कि अब जो बहाली होगी, 7वें चरण की बहाली, उसमें जो नियोजन इकाई होता है, जैसे 38 जिला है, जिला के अंदर भी पंचायत, जो आपका पंचायत होगा, 2-3 पंचायत बना के भी एक नियोजन इकाई होता है। यानी ये दलाल सिस्टम था। उसमें लोग क्या करते थे, सचिव होते हैं, प्रत्येक पंचायत के सचिव हुए, मुखिया हुए, फिर प्रखंड में जाएंगे तो प्रमुख हो गए। ये सब पैसा कमाने के चक्कर में विद्यार्थियों को सही सिलेक्शन नहीं करते थे और अपने अपने आदमी को चुन लेते थे। ये घपला होता था। 2005 में भी ऐसे ही हुआ, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ। उसके बाद समथिंग 2013 में शायद बहाली हुआ था, समथिंग ऐसे करके बहाली हुआ, उसमें भी वही खेला मेला हुआ, बीएड के आधार पर किया गया, और फिर बहाली अभी 19 में हुआ, तो वो तो ठीक है, सीटेट के आधार पर हुआ है, लेकिन उसमें भी कुछ अभ्यर्थी गलत तरीके से घुस गए, डिग्री फर्जी पाया गया है। तो लगभग अभी तक 2005 से लेकर अभी तक कितने फर्जी शिक्षक पाए गए? 70,000, यानी 1 लाख में लगभग
लगभग कितना हजार कम हो गया, 3, यानी कि हो गया 77, 3 80, 23,000 कम शिक्षक, लगभग इतने शिक्षक फर्जी पाए गए। ये कहीं ना कहीं नीतीश जी की ये खामियां हैं, सिस्टम का दोष है, लेकिन इसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं हमारे नीतीश जी हैं, क्योंकि अभी तक नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बचपन से आज तक उन्हीं को देख रहे हैं, तो अपनी कमियां को वो नहीं दिखाएंगे। चलिए मुद्दा पे नहीं आएंगे, मुद्दा से हम ट्रैक नहीं हटेंगे। ये मुद्दा है, सभी की नौकरी जाएगी जाएगी, शिक्षा मंत्री ने बोला है। और तीसरा नियम देखिए, हाँ एक चीज और बोलेंगे, अब नियोजन इकाई का काम खत्म हो जाएगा। अब जो प्रत्येक जो नियोजन इकाई होते हैं, पंचायत नियोजन इकाई, जिला, अब सब खत्म कर दिया जाएगा। अब सीधे ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन फॉर्म डालिए 7वें चरण में, और एक आदमी एक ही फॉर्म डालेगा, आपको जहां जहां सिलेक्शन करने के लिए दिया जाएगा, इस जगह पे आप चुनिए, दिया जाएगा 10 से 15 जगह, 20 जगह आप चुनिए, उसी जगह में आपका सिलेक्शन होगा। अब पहले वाला धांधली नहीं होगा, जहां जहां फॉर्म भरना है वहां वहां अपना आवेदन लेके जाइए। वैसे में बहुत परेशानी थी, वो गलत तरीका था, उसमें धांधली होती थी, लेकिन अब कम हो जाएगा, तो ये तो सराहनीय काम है, बहुत बढ़िया। अब नियमावली 2022 बहुत जल्द, ऐसा कल भी मैंने बोला था, और आज भी शिक्षा मंत्री ने या कहे झल्ला के या गुस्सा के, जब उनसे मीडिया ने पूछा कि सर आप बहाली कब दे गए, नियमावली कब आ गई आपकी, नियमावली 2022 जिसपे 7वें चरण की बहाली होगी, उन्होंने कहा आप ये मत समझिए, आप ये मत समझिए कि मैं किसी से डर के या कोई हमको धमका रहा, नहीं, बहाली तो हम देंगे ही, उनका भी कहना है, ये वो भी समझ गए, तो ये आपकी जीत है सभी अभ्यर्थी, तमाम 38 जिला के अभ्यर्थी का, तभी तो इतना परेशान हो गए शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, पूरे सदन में उठ रहा है। तो उन्होंने कहा बस आपको चंद दिनों में दिखेगा, दिन की बात की है, महीनों की बात, पहले तो महीने में बोलते थे, अब दिन में बोल रहे हैं। इसका मतलब ये आंदोलन का ही प्रभाव है। आप लोग किसी के निगेटिव बातों में नहीं आना है। हमारे चैनल कमेंट में भी कुछ निगेटिव लोग लिखते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई बात नहीं है, उसका जवाब देने के लिए आप है ना, लेकिन सलीके से जवाब देना है, शब्दों का सही चयन करना है, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं, ठीक है। तो नियमावली आपको बहुत जल्द, हो सकता है इसी महीने में आपको देखने को मिलेगा, इसी महीने में, ठीक है। तो हम अपने चैनल पे आपको बढ़िया से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारे चैनल से बनेगा ये। उसके बाद चौथा पॉइंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI इसी महीने, यानी ये दिसंबर चल रहा, इसी महीने से शिक्षक नियोजन के संबंध में बड़ा निर्णय लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब आपको हम एक इंडायरेक्टली बता दें कि आपको नियमावली देखने को मिलेगा, जिस नियम पे आपका 7वां चरण बहाली होगा। नियमावली अगर इस साल आती है तो नियमावली 2022 कहलाएगी, ठीक है। चलिए अब 5वां पॉइंट देखिए, 5वां क्या है, ये ऐसा बयान शिक्षा मंत्री जी को नहीं देना चाहिए, अपनी वाणी को संयमित करके शब्दों का सही चयन करना चाहिए, और मैंने वीडियो भी डाल रखा है, आपने देखा भी है। लेकिन आप बताइए, उनको ये बात नहीं बोलना चाहिए कि जो आंदोलन कर रहे छात्र दूसरों के इशारे पे काम कर रहे हैं, उनका साफ मतलब है कि विपक्ष की जो पार्टी है, कोई भी पार्टी हो, किन्हीं का नाम नहीं लेंगे, उनके द्वारा करवाया जा रहा है। साहब मैं अपने माध्यम से और तमाम 38 जिला के अभ्यर्थी के माध्यम से, युवा के नाते हम शिक्षा मंत्री जी को संदेश देना चाहेंगे, साहब कभी आप भी विपक्ष में थे तो आप भी बेरोजगारी का मुद्दा उठाते थे, और आज कोई और विपक्ष में है, और कोई किसी का एजेंट नहीं होता है, इस बात को आप वापस लीजिए, और कोई किसी के बहकावे में नहीं है। और खासकर ये युवा जो प्रशिक्षित युवा हैं और भविष्य के भावी शिक्षक हैं और जो राष्ट्र का निर्माण करेंगे, क्या वो इतना बेवकूफ हो सकते हैं क्या किसी के बहकावे में आ जाएंगे? तो आप ये राजनीति छोड़ दीजिए, नहीं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि आप बहाली भी दे और बच्चे बहाल भी हो जाए, लेकिन आप सत्ता से बाहर हो जाए, ऐसा नहीं हो। प्लीज आप बहाली दे, खुशी मन से दे, अपने शब्दों का चयन सही कीजिए। शिक्षा मंत्री जी मैं आपको बोल रहा हूं, और तमाम युवा का एक काम है, आपको मैं काम दे रहा हूं, इस वीडियो को मेरे लिए नहीं सर, शिक्षा मंत्री के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको जवाब मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये युवा है और युवा जाग चुका है, और खासकर बिहार का युवा। मैं किसी का, अब बताइए तेजस्वी जी, जो तेजस्वी जी बेरोजगारी की मांग करते थे कि रोजगार होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, लेकिन जब वो भी सत्ता में गए और नीतीश जी के सत्ता में जब गए, मतलब दोनों चाचा भतीजा जब एक हो गए तो उनका भी दिमाग चेंज हो गया, और आज भी युवा पे नहीं बोलते हैं। उनको नहीं पता है आपकी एक गलती, आने वाले समय में आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जल्दी कर गए मुख्यमंत्री बनने के लिए, और नीतीश जी की लोकप्रियता घट रही है, और ये आप सभी युवा जानते हैं, आए दिन अनर्गल बयान देते हैं, और इसका खामियाजा गठबंधन या कहे ठगबंधन उनको तो पड़ेगा, या खासकर जो युवा के नेता कहे जाने वाले तेजस्वी जी है, उनको बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
और शायद उनको कोई बताने वाला नहीं है। मैं चंद नेताओं से बोलूँगा जो उनके पार्टी के हैं, युवा, खासकर तेजस्वी जी के पार्टी के, उनको बोलिए कि नीतीश जी के कारण आपकी पार्टी को भी वोट मिलना कम हो जाएगा, जहाँ तक मेरी खबर है, क्योंकि हम भी जनता के बीच रहते हैं। ठीक है, चलिए, कुछ ज़्यादा बोल गया लगता है। चलिए, छठा पॉइंट देखिए, माफ कीजिएगा, बोलते बोलते क्या बोले, भावनाओं में बह जाते हैं, तो हम अगर कुछ गलत बोल गए हो तो माफ कर दीजिएगा एज अ शिक्षक। चलिए, छठा पॉइंट, पूरा बिहार पूछता है कि ये 7वां चरण शिक्षक बहाली जो है ये होगा कब। पूरा बिहार पूछता है। और युवा, जो युवा लगभग 3.5 साल से सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है, और मैं एसटीईटी का भी नाम लूंगा, चूंकि 7वें चरण बहाली में उनका भी वो भी आएंगे, चूंकि 7वें चरण बहाली आएगा तो सभी का आएगा, जो सुनने में आ रहा है। प्राथमिक भी और माध्यमिक होते हुए उच्च माध्यमिक तक का बहाली आएगा, ऐसा शिक्षा मंत्री ने भी बोला है। लगभग 3.5 लाख पद खाली है, उन्होंने साफ बोला है, और बहाली होना तय है, लेकिन ये नहीं बोल रहे बहाली कब, बहाली कब, पूरा बिहार पूछता है। और जब उनसे वोट मांग, जब वो इलेक्शन में आएंगे तो जनता पूछेगा वोट मांगने आए क्यों, ये आप पूछिएगा उनसे, समझ गए ना। तो पूरा बिहार पूछता है बहाली कब, मुझे भी जानकारी नहीं है और ना आपको पता है, लेकिन ये मेरी माता रानी से, ऊपर वाले से प्रार्थना है कि इन लोगों की सद्बुद्धि को, खासकर हमारे नीतीश जी, हमारे जो मुखिया हैं, चूंकि करता धरता सब नीतीश जी है, सत्ता उन्हीं के हाथ में है, तो उनसे कहेंगे कि आप बीते दिन ऐसे गुस्सा गए सदन में शीतकालीन सत्र चल रहा है विधानसभा का, उसमें तो ऐसे गुस्सा हो गए, हो सकता है वो हमें भी नहीं उठा के ले जाए, हो सकता है कहीं हमें भी उठा के जेल में नहीं रखवा दे, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं सही बोल रहा हूँ। पूरा बिहार, मैं माता रानी सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सद्बुद्धि लौटा दे, पहले वाला नीतीश को दे दे। लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हालत नीतीश जी की हो गई है। वो जिद ठान लिए हैं, और नीतीश जी जिस चीज को जिद ले लेते हैं उससे दुश्मनी मोल लेते हैं। तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा, आप दुश्मनी को छोड़िए, जिदपाना को छोड़िए, ढटपाना को छोड़िए और बहाली दे दीजिए साहब, आपको बहुत भला होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी को भला होगा और सभी युवा आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जब इलेक्शन के सामने देंगे, समय में देंगे, तो फिर वही युवा बोलेगा, आप जब चुनावी मुद्दा बनाए हैं, जब युवा इतना समझ रहा है, तो फिर वोट कैसे देगा साहब, नहीं देगा। तो युवा, आप भी इस चीज को समझिए, और आप भी जाति धर्म विशेष पे मत जाइए, आप खुद समझदार है किसको वोट देना है, क्या करना है। फिर हम बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि आपको भी यूज किया इन नेताओं ने, तो आप भी यूज कीजिए। अगर राजा बनना है तो कोई आपकी नौकरी नहीं छीन सकता है, नौकरी तो आपको होगा ही, मैं बोल रहा हूं, चैलेंज बोल रहा हूं, आपको नौकरी होगा, और ये हमारी दुआ है। लास्ट में आता है ये एनआईओएस का जो मामला है, एनआईओएस डीएलएड बिहार में वैलिड है क्या। मैं बता दूं, अभी उत्तराखंड वाला मामला लेके आप लोग घबरा गए, उसकी मामलाओं को भूल जाए, आप इतना बस समझ लीजिए, बिहार में पिछले बार भी एलिजिबल था 6ठे चरण में भी, और इस बार भी एलिजिबल रहेगा जब बहाली आएगा। ठीक है, इतना ही बस समझिए। आप 10 चैनल मत देखिए, किसी की भावनाओं में मत भइए, आप पॉजिटिव रहिए। ठीक है, नियमावली एनआईओएस डीएलएड वैलिड है। ठीक है, और 8वां पॉइंट बीएड वालों के लिए भी, कुछ अभ्यर्थी पूछे सर बीएड 1 to 5 में वैलिड रहेगा ना। मैं फिर से बता दूं, मैं आपको बता दूं, बीएड और जो डीएलएड वाला केस है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और उनका जजमेंट अभी फाइनल तो नहीं आया है, लेकिन 2 दिन पहले, यानी कल नहीं, बीते दिन परसों, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने साफ कह दिया एनसीटीई को, जो नियम बनाती है कि शिक्षक कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, उनको कह दिए कि आप ही बताइए बीएड रहेगा कि नहीं, बीएड को मान्य किया जाए कि नहीं 1 to 5 में। तो मैं बता दूं 110% मान्य किया जाएगा, क्योंकि एनसीटीई जब बीएड और डीएलएड बनाया है, डीएलएड और बीएड में अंतर है, तभी तो लोग बीएड कर रहा है, बीएड हायर एजुकेशन हो गया, और बीएड का मतलब दोनों में एलिजिबल है। तो आप सभी बीएड वाले, बीएड धारी, आप सभी आवेदक 1 to 5 में एलिजिबल हैं और रहेंगे, ये मैं बोल रहा हूं और मेरा अनुभव बोल रहा है। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। तो यही आज का विश्लेषण था, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैंने बताने का प्रयास किया हूं, और शायद आपको अच्छा लगा, और मेरा ये जो विश्लेषण करने का तरीका है, अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट में एक बार बस लिखिएगा कि सर बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, तो मुझे भी मोटिवेट होगा। और दूसरी बात, अगर कुछ गलत भी लगे फिर भी आप कमेंट करें, क्योंकि मुझे सभी का कमेंट लेना है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव सोच के साथ, किसी से जलिए मत, कुछ लोग हमसे भी जलते होंगे, जलिए मत, संघर्ष कीजिए, आप भी अच्छे अच्छे काम कीजिए, आप भी कुछ बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि समय बदल चुका है, यूट्यूब की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया हो चुकी है,
अगर मैं बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये हमारा गुरुजन का आशीर्वाद है ना। चलिए, खूब खुश रहिए, खूब मुस्कुराइए, पॉजिटिव रहिए और माँ भगवती माता रानी आप लोग को आपके अंतिम जो लक्ष्य है वहां तक आपको पहुंचाएं, ये हमारी दुआ है और माता रानी के आशीर्वाद आपके साथ रहे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।